हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये बाकी आने वाले सभी मैनेजमेंट के फंक्शन की फाउंडेशन है। इसी के ऊपर ही बाकी के सभी फंक्शन टिके हुए हैं। प्लानिंग मदद करती है हमें डिसाइड करने में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। बिना प्लानिंग के डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल्स को अचीव करना जो भी उन्होंने सेट किए हैं। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें क्या अचीव करना है। इसमें हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं, अल्टरनेटिव में से जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले सोचना। इट हेल्प्स मैनेजर प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ये मैनेजर्स को मदद करता है कि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए और उसके लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अरेंज कर लें और भी सारे काम पूरे कर लें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्यूचर कोर्स में जो भी इवेंट हो सकते हैं उन सबको पहले से उनका अनुमान लगाना और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देना और चलना। तो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग कुंट्ज एंड ओडोनल के द्वारा दी गई है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग डिसाइड करना है एडवांस में ही, पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। एक और डेफिनेशन भी दे रखी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। तो ये होती है प्लानिंग। सो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मेन काम क्या है? हम प्लानिंग करते किसी लिए? इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर पाएं। प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कैसे शुरू होती है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि हमें क्या अचीव करना है। बिना ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग कोई काम की नहीं है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें अचीव क्या करना है तो फिर हम उसके लिए रणनीति किस चीज़ के लिए बनाएंगे। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जा सकती है क्योंकि पास्ट जो हो चुका है उसके लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे, और प्रेजेंट चल ही रहा है। हम हमेशा प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से। ये इन क्वेश्चंस का आंसर देती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसे करेगा। नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग सभी लेवल के ऊपर नीडेड होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। हर एक मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक लेवल के, तो इसीलिए प्लानिंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमने आज प्लान बनाया उसके बाद हमें कुछ भी पहले से प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। प्लानिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है। नए प्लान्स हमें बनाने पड़ते हैं जब पुराने प्लान्स खत्म हो जाते हैं, या फिर अगर कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं तो भी हमें प्लान को क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद ही बाकी फंक्शन किए जाते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बिना प्लानिंग के इन सब फंक्शन को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी आती है। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उन अल्टरनेटिव में से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है। वो क्या हो गई? डिसीजन मेकिंग हो गई। इसीलिए डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? प्लानिंग का। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि इसके अंदर कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है। मैनेजर्स को अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस और जजमेंट लगानी पड़ती है प्लानिंग करते वक्त। तो ये थे प्लानिंग के फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, इसके बारे में जानते हैं। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग की यही एडवांटेज है। फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है।
प्लानिंग क्लियरली बता देती है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं। ये हमें गाइडेंस देती है एम्प्लॉयज़ को कि क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सभी के सभी एफर्ट मिलकर सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर लगाए जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिस्क को भी कम करती है और अनसर्टेनिटी को भी हम कम करते हैं। प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर रहते हैं, जिसके कारण रिस्क और जो अनसर्टेनिटीज़ है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के कारण नए नए आइडियाज़ आते हैं दिमाग के अंदर। ये इनकरेज करता है कि हम किसी चीज़ के अलग अलग अल्टरनेटिव्स को सोचें और फिर एक नया आइडिया जनरेट करने में और क्रिएट करने में भी हमारी मदद करती है प्लानिंग। ये डिसीजंस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है और बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी अच्छा बना देती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा। तो अगर हमें सब कुछ कोऑर्डिनेशन के अंदर सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना है तो हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन किससे बनेगा, प्लानिंग से बनेगा। ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसके कारण नहीं होता। एक ही काम को बार बार ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाता क्योंकि सबकी पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फिक्स हो जाती है कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो रही है। प्लानिंग मदद करती है कि हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनमें से। ये बेसिस देता है हमें इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए डिसीजन मेकिंग इससे आसान हो जाती है और लॉजिकल हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड्स बना देती है कंट्रोलिंग के लिए। जब हम लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं, जो हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, तो हम जो हमारे रिजल्ट्स है उनको हम प्लानिंग के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, उन्हीं से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है कंट्रोलिंग के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है इन स्टैंडर्ड्स के साथ और फिर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इन्हें रिमूव करने के लिए काम किया जाता है। सो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। प्लानिंग हमारे लिए यूजफुल तो है पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है प्लानिंग डजंट वर्क वेल इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है उसके अंदर प्लानिंग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है और इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस भी रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो प्लान है वो इनइफेक्टिव साबित होते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं लेके आती। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेकर आए। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देती है। कैसे? प्लानिंग के अंदर हम पहले ही एक्टिविटीज़ को सेट कर लेते हैं और प्रोसीजर को पहले से ही एडवांस में सेट कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ को उन्हीं प्री डिटरमाइंड प्लान को फॉलो करना पड़ता है। उनकी खुद की जो डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है। नए नए आइडियाज़ को वो डेवलप नहीं कर पाते, जिसके कारण क्रिएटिविटी और इनोवेशन लिमिटेड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्या कर देती है, रिजिडिटी बना देती है। कैसे? प्लान्स आर मेड इन एडवांस। प्लान पहले से ही बना दिए जाते हैं, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर भी कोई भी सिचुएशन चेंज होगी तो हम कैसे एक्ट करें। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कई बार अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज नहीं ले पाते। पहला है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे? हमारे जो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स है, ये सब पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं प्लानिंग के टाइम पे। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो प्लान्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं करना। इसी के कारण फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी को बोला जाता है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? इसके अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजर के कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक में चेंजेस आना, टेक्नोलॉजी में बदलाव आना, कोई अर्थक्वेक, कोई डिजास्टर आ जाना, कॉम्पिटिटर का कोई एक्शन ले लेना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग प्लान क्या हो जाते हैं, हमारे इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो एग्जैक्ट अच्छा काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट।
प्लानिंग के कारण जो कॉस्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा आती है, हाई कॉस्ट आती है। प्लानिंग के अंदर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, जिसके अंदर टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है और मैनेजमेंट के एफर्ट्स भी लगते हैं। इसीलिए प्लानिंग एक्सपेंसिव है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लान्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे मैनेजर को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। एक्सेसिव प्लानिंग के कारण भी कई बार डिसीजन डिले हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग डजेंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल ही होंगे। सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और हार्ड वर्क के ऊपर। प्लानिंग प्रोसेस, जो स्टेप्स एक मैनेजर फॉलो करता है किसी प्लान को बनाने में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे बोला जाता है प्लानिंग प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस हो सकता है, पर बेसिक स्टेप किसी भी प्लान को बनाने के सेम होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर हम किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके निकालते हैं, फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम फॉलोअप एक्शन करते हैं। सो पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लानिंग स्टार्ट होती है इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करने से। ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्शन बताते हैं सभी एम्प्लॉय को कि काम कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ये सभी लेवल के ऊपर सेट किए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो। सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी गोल सेट करती है कि उसे जो सेल है अपनी वो इस बार 2000 करोड़ तक इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? ये अजम्पशन होती है फ्यूचर्स कंडीशन को लेकर, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग बेस्ड होती है। मैनेजर्स फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट के बारे में किसी भी प्लान को बनाने से पहले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि हम अजम्पशंस की है फ्यूचर को लेकर वो कितनी सही है। इसके ऊपर किसी भी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। तो जो प्रीमाइसेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इंटरनल प्रीमाइसेस, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीनरी। दूसरे हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, कस्टमर की प्रेफरेंस, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। ये सब का ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है इन सब फैक्टर के ऊपर, तो ये होते हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हम खोजेंगे, जैसे कि मैनेजर्स उन सभी के सभी अल्टरनेटिव्स को, पॉसिबल अल्टरनेटिव को ढूंढेगा और अलग अलग ऑप्शन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उन सभी के सभी ऑप्शन को कंसीडर करेगा। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, तो किस तरह कर सकती है? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा सकती है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, नए मार्केट में एंटर कर सकती है, किसी कंपनी के साथ मिलके काम कर सकती है, या फिर किसी और बिजनेस को भी एक्वायर कर सकती है। तो किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन सभी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? उन सब की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे सभी अल्टरनेटिव कोर्सेज को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। हमने सभी के सभी अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक ऑप्शन को एग्जामाइन करेंगे अच्छे से। मैनेजर कंपेयर करेगा हर एक अल्टरनेटिव की एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, सभी फैक्टर को कंसीडर करेगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितना रिस्क है, कितना टाइम लगेगा। जैसे कि
एक ऑप्शन हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है बट जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए हो, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन भी हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए हो पर वो प्रॉफिट भी कम दे रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करेंगे। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इवेल्युएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को। इवेल्युएशन के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया जाएगा। कई बार एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने की बजाय एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव को भी चूज़ किया जाता है, ताकि अगर आगे हमें कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसके अकॉर्डिंग उस अल्टरनेटिव को एज अ बैकअप प्लान यूज़ कर सकें। एक बार हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे और दूसरे को एज अ बैकअप प्लान रख लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने प्लान सेलेक्ट कर लिया, तो उस प्लान को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको किस में लेके आएंगे, एक्शन में लेके आएंगे। सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो असाइन की गई है एम्प्लॉय को, सभी के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को और डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा काम को, ये सब प्री डिसाइड कर लिया जाएगा। लास्ट जो स्टेप है वो है फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ख़त्म नहीं होती। मैनेजर्स कंटिन्यूसली प्लान्स को रिव्यू करते रहते हैं, प्रोग्रेस को देखते हैं। कंडीशंस चेंज होती है, प्रॉब्लम अगर कोई अराइज हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और इसी के साथ हम क्या कर पाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। सो ये था प्लानिंग का प्रोसेस। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लानिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जबकि प्लान उस प्लानिंग का, इस प्रोसेस का रिजल्ट है। प्लान एक कमिटमेंट है कि हम इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे ताकि हम हमारे स्पेसिफाइड गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएँ। प्लान्स मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं। स्टैंडिंग प्लान यानी कि जो रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं, सिंगल टाइम यूज़ के लिए नहीं होते। सो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, वो प्लान जिन्हें हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जिन्हें हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं और वो हमें हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए गाइड करते रहते हैं। ये प्लान प्रिपेयर किया जाता है एक बार, पर इसे यूज़ किया जाता है बार बार। ये गाइडेंस देता है कि हमें रूटीन काम कैसे करना चाहिए, बार बार होने वाली एक्टिविटीज़ को कैसे करना चाहिए। ये मैनेजर्स को एक टाइप की, सिमिलर टाइप की सिचुएशन को बार बार हैंडल करने में मदद करता है। स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो गोल्स, वो टारगेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा रिजल्ट से लिंक्ड होता है। कैसे, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे एक्शन पे इसे डिपेंड नहीं करता। इसमें ये मेजरेबल होते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमने उसे अचीव कर लिया या नहीं कर लिया। टाइम बाउंड, ये डेडलाइन के साथ होते हैं कि इन्हें हमें टाइमली अचीव करना होता है, समय के बाद उसे अचीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है अचीवेबल। रियलिस्टिक होने चाहिए, पॉसिबल चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो रियलिटी में पॉसिबल हो। जैसे कि एक स्कूल है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसे कॉमर्स एजुकेशन को इम्प्रूव करना है और उसे 1 साल के अंदर 100 बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव सेट किया कि कम से कम 1 साल के अंदर 50 लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी एक डिटेल प्लान होता है जो हम बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने में भी मदद करती है। इसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, बेस्ट वे किसी भी काम को, गोल को अचीव करने के लिए तराशते हैं और फिर राइट रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। तो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं कि कंपनी को सेम बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे नई टाइप का बिजनेस पुराने वाले बिजनेस के साथ साथ शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उसे सेम फील्ड के अंदर ही बेस्ट बनने के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये सब स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव फाइनल रिजल्ट होता है जो कंपनी अचीव करना चाहती है, जो उसका एम है। स्ट्रेटजी एक कंप्लीट प्लान है जो उसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है।
ऑब्जेक्टिव के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? वट नीड टू बी अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम लिमिट के अंदर ही हम उसे अचीव कर पाएँ। जबकि जो स्ट्रेटजी है उसमें हम ये देखते हैं कि हम उसे कैसे अचीव करें, हाउ टू अचीव इट। इसमें हम बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं और काम को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है नेचर। ऑब्जेक्टिव होते हैं टारगेट या फिर एंड पॉइंट, जबकि जो स्ट्रेटजीज होती है वो पाथ या फिर मेथड होता है किसी भी एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है डिसीजन लेवल। ये पर्पस डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन का, पर जो स्ट्रेटजीज है वो एक्शन और रिसोर्सेज का यूज करती है उस पर्पस को फील करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने देखा था कि स्कूल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कॉमर्स एजुकेशन के 100 बच्चे एक साल में पढ़ाए, जबकि एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि गुड टीचर्स को हायर किया जाए, एड रन्स की जाए और स्कॉलरशिप ऑफर की जाए ताकि हम 100 बच्चों का टारगेट जो है वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी जनरल रूल्स है जो एम्प्लॉय को गाइड करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये लिमिट सेट कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर काम से लेकर। ऑब्जेक्टिव हमें ये बताते हैं कि हमें अचीव करना क्या है, पर पॉलिसीज हमें ये बताती है कि हम उसे अचीव कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ पॉलिसीज के। पर्सनल पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी डिसाइड कर ले कि इस एज के बाद इस पर्सन का प्रमोशन हो जाएगा, एज बेस्ड प्रमोशन सेट कर सकते हैं, जिससे जनरल मैनेजर को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी रूल से रिलेटेड। एक बार रूल बन गया तो मैनेजर को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि प्रमोशन कब होगा। नेक्स्ट है सेल्स पॉलिसी। हमने पहले से ही डिसाइड कर रखे थे कि कंपनी जो भी सेल करेगी वो कैश पेमेंट में करेगी, कोई भी क्रेडिट सेल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। इसके अंदर कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेगी, कितना प्रॉफिट उसे ऐड करना है कॉस्ट प्राइस के अंदर, सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, कितना ट्रेड डिस्काउंट वो दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को सेट करेगी, और कैश डिस्काउंट अगर लेना है तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये सब चीज़ें प्रीफिक्स की जा सकती है जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए पॉलिसी क्या है? पॉलिसी एक फिक्स्ड रूल है जो मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड गोल्स, रिजल्ट्स जो एक कंपनी अचीव करना चाहती है। जबकि पॉलिसी क्या होती है? रूल्स और गाइडलाइंस जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि हम क्या पाना चाहते हैं, एंड पॉइंट बताता है, पर जो पॉलिसी है वो हमें बताती है कि कौन कौन से तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव्स के कंपनी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसीज़ जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये हेल्पफुल होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में पॉलिसी हो। नीड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। इसे बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता। फोकस, ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर, पर जो पॉलिसी है वो फोकस करती है प्रोसेस के ऊपर, उस रिजल्ट को पाने के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उसके ऊपर। जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें कंपनी की सेल इस साल 20% से बढ़ानी है, वहीं हम पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर कोई पर्सन कैश पेमेंट करता है तो हम उसे क्या देंगे? 10% डिस्काउंट देंगे। ये था ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी का डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर एक प्लान है जो हमें ये बताता है कि अगर हमें किसी काम को करना है तो उसे किस तरीके से करना चाहिए, किस ऑर्डर में करना चाहिए। मान लो कि हमें क्या करना है, डेटर से पैसे कलेक्ट करने हैं, जो हमने क्रेडिट सेल की है उसके पैसे हमें कलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले उन्हें लेटर भेजेंगे, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे, फिर हम उनसे पर्सनली मीट करेंगे, फिर भी अगर वो नहीं देते तो हम क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे। तो ये हमारा क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है डेट कलेक्शन के लिए? टाइट कलेक्शन पॉलिसी में हम क्या करते हैं? कम से कम टाइम देते हैं और जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। पर जो हमारी लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी होती है इसमें हम कई बार ज़्यादा टाइम भी दे देते हैं और डेटर के साथ बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल आराम से बात करते हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं देते। डिफरेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ भी हम प्रोसीजर को सेम रख सकते हैं।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? पॉलिसीज क्या होती है? जनरल रूल्स जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वहीं प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर किसी भी काम को करने का। पर्पस क्या है पॉलिसीज बनाने का? ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। ये हमें जनरल रूल्स और गाइडलाइंस भी देता है। जबकि जो प्रोसीजर है वो हमें ये बताता है कि काम को करने के लिए हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंस बताता है हमें किसी भी एक्शन की। नेक्स्ट है गाइड। पॉलिसी गाइड की तरह काम करती है। ये थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। ये मैनेजर्स को डिसाइड करने में मदद करती है सिमिलर सिचुएशन के अंदर कि क्या करना चाहिए। वहीं जो प्रोसीजर है वो एक्शन के लिए गाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ को एग्जैक्टली क्या स्टेप उठाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलिसी जैसे कि जो हमने क्रेडिट सेल किया उसके हमें पैसे क्विकली स्ट्रिक्टली रिकवर करने चाहिए, ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। वहीं जो हमने प्रोसीजर सेट किया कि पहले हम लेटर भेजेंगे, फिर भी अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती है तो हम उन्हें कॉल करेंगे, फिर भी अगर वो हमें पेमेंट नहीं देते हैं तो हम उनसे पर्सनली मिलेंगे, फिर भी अगर नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो ये होता है पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस। नेक्स्ट है मेथड। मेथड क्या होता है? किसी भी काम को करने का तरीका। ये एक प्लान है जो ये बताता है कि किसी भी छोटे से काम को भी कैसे करना चाहिए। ये प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल में बताता है। किसी भी सेम काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक अच्छा मेथड क्या होता है? एक अच्छा मेथड वो होता है जिसके अंदर काम भी ज़्यादा हो और हम थके भी ज़्यादा ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, कॉस्ट भी कम आए। गुड मेथड हम उसे कह सकते हैं। बेस्ट मेथड हम चूज़ करेंगे स्टडी करने के बाद और एक स्टैंडर्ड मेथड बना लेंगे। कंपनी इम्प्रूव करती रहेगी, अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव करती रहेगी और नए नए इफेक्टिव स्टेप्स को ऐड करती रहेगी। नेक्स्ट है रूल। रूल क्या होता है? रूल हमें ये बताता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए किसी भी एक स्पेसिफाइड सिचुएशन के अंदर। एक बार अगर रूल बना दिया तो हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये कोई चॉइस नहीं होती। जैसे कि किसी फैक्ट्री में रूल बना रखा है कि नो स्मोकिंग, कोई भी यहाँ स्मोकिंग नहीं करेगा। अगर कोई इस रूल को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो क्या होगा? उसे पनिशमेंट दी जाएगी। रूल और प्रोसीजर में क्या फ़र्क होता है? रूल हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि हमें किसी काम को किस तरीके से करना है। अगर हमें 10 दिनों तक पैसे नहीं मिलते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? लेटर भेजेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, पर्सनली मीट करेंगे उनसे और उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए। सो डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है एक एक करके देखते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी लेके आए वो गाइडलाइंस क्या कहलाती है? पॉलिसी कहलाती है। जबकि रूल्स वो स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। पॉलिसी के अंदर हमारे पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन होती है, मैनेजर खुद की जजमेंट को यूज़ कर सकता है, पर रूल के अंदर कोई भी फ्रीडम नहीं होती, मैनेजर अपनी खुद की जजमेंट को यूज़ नहीं कर सकता। पॉलिसीज ब्रॉड और फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें हम चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर जो रूल होते हैं वो स्पेसिफिक और रिजिड होते हैं, उन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पर्पस। पॉलिसी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, पर जो रूल्स है वो डिसिप्लिन है और सभी के एक्शन में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, सिमिलैरिटी लेके आते हैं। नेक्स्ट है स्कोप। पॉलिसी जो है वो वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर करती है, पर जो रूल है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या एक्टिविटी पे ही अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलिसीज जो है वो मैनेजर की जजमेंट और डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज भी किया जा सकता है, पर रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गुड्स कैन बी सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये पॉलिसी हम बना सकते हैं कि हम गुड्स को उधार पे बेच सकते हैं। और रूल का एग्जाम्पल जैसे कि फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान। वो प्लान जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वन टाइम सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है सिंगल यूज प्लान या फिर स्पेशल प्लान या फिर एड होक प्लान्स।
सिंगल यूज़ प्लान को प्रिपेयर किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट करने के लिए। ये जो प्लान है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या यूनिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। इनको सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। ये सिंगल यूज़ प्लान होते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं तो ये प्लान जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहता। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर क्या क्या आते हैं? बजट और प्रोग्राम। पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या फ़र्क है। सिंगल यूज़ प्लान कौन से होते हैं? वो प्लान जो किसी स्पेसिफिक या स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। पर जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो किसी भी रूटीन एक्टिविटीज़ या फिर बार बार होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इवेंट को हैंडल करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। जबकि जो स्टैंडिंग प्लान है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए बनाए जाते हैं। स्कोप, उनका स्कोप लिमिटेड होता है और नैरो होता है। जबकि जो स्टैंडिंग प्लान है इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनका जो स्कोप है वो वाइडर और ब्रॉडर होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। सिंगल यूज़ प्लान ख़त्म हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं, पर जो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो रिपीटेडली यूज़ होते रहते हैं और हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं। जब भी पर्टिकुलर सिचुएशन दोबारा अक्कर होती है फिर हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बजट बनाया गया है तो सिंगल इस साल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसको हम एक टाइम यूज़ करेंगे, उसके बाद वो वापस यूज़ नहीं होगा। स्टैंडिंग प्लान जैसे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉलिसी है कंपनी की, वो हम जब भी बार बार रिक्रूटमेंट करेंगे तब हम सेम पॉलिसी को, सेम प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर पहला आता है प्रोग्राम। एक कंप्लीट प्लान जो किसी एक वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। एक कंप्लीट प्लान जो एक वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब किया जाएगा। ये मैनेजर्स को मदद करता है एडवांस में ही सोचने के लिए, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो। हम ये सब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम हमें करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब के अंदर हम पहले ही प्री डिसाइड कर लेते हैं प्रोग्राम्स को। एक सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम के लिए हर एक चीज़ पहले से डिसाइड होती है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से बाय करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसको डिटेल में डिसाइड कर लेते हैं। जब काम ख़त्म हो जाएगा तो प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है और फिर एक नया प्रोग्राम बनाया जाता है नए काम के। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या होता है? बजट एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है जो हम नंबर्स के अंदर बनाते हैं। ये हमें बताता है कि हम कितना पैसा, कितना सामान, कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज हम किस किस चीज़ के ऊपर लगाने वाले हैं। हर एक डिपार्टमेंट का पहले से ही गोल फिक्स कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है बजट। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट ने बजट बनाया कि वो इस बार इतने रुपए का सामान परचेज करेगा, इतनी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। बजट कैसे यूज़ किया जाता है? मैनेजर बजट्स का प्लानिंग में भी यूज़ करता है और कंट्रोलिंग में भी यूज़ करता है। प्लानिंग में वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा लगाना है और हमें क्या अचीव करना है, जबकि कंट्रोलिंग के अंदर देखा जाता है कि जो हमने सोचा था एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। कोई डिफरेंसेस है तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं कि दिक्कत क्या आई। और डिपार्टमेंट भी अपना बजट बनाते हैं परचेजेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड बजट। बजट और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है देखते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लगेंगे वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। जबकि जो बजट है वो एक फाइनेंशियल प्लान है जिसके अंदर हम हमारी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम एक प्लान बनाते हैं। बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो हमें बताता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हम कितनी इनकम कमा सकते हैं और कितना एक्सपेंडिचर हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोकस। प्रोग्राम फोकस करता है एक्टिविटीज़ और टास्क के ऊपर जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, पर जो बजट है वो देखता है कि रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे और मनी के ऊपर फोकस करता है। नेचर, जो प्रोग्राम है वो एक्शन ओरिएंटेड है, पर जो बजट है वो क्या है, फाइनेंस ओरिएंटेड है। पर्पस, प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि पर्टिकुलर गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, जबकि जो बजट है वो हमें फाइनेंशियल कंट्रोल करने में मदद करता है रिसोर्सेज के ऊपर। टाइम होरिजन, यूजुअली ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक के लिए बनाया जाता है, पर जो बजट है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाया जाता है। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है।
लास्ट है एग्जाम्पल। ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है ताकि उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। एक बजट बनाया गया है कि 5 लाख के अंदर हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है 1 साल के अंदर। तो हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।